नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। दोस्तों ये आपके भाषाई कौशल का सही क्रम है। इसको दोस्तों आप याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक देख लीजिए, जिससे आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। सु, बो, प, ली, सुबोपली। सु से सुनना हो गया, बो से बोलना हो गया, प से पढ़ना हो गया और ली से लिखना हो गया। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया परीक्षा में कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुनना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वो कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। तो दोस्तों यदि बालक को आप उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो बालक ज़्यादा सीखता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका मातृभाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मातृभाषा है। तो दोस्तों हमारी मातृभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिंदी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो दोस्तों बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो दोस्तों बालक सबसे पहले अपने परिवार के माध्यम से ही नैतिकता, उदारता, अनुशासन, आज्ञा पालन, सर्वनिष्ठा, सम्मान की भावना, ये सब कुछ सीखता है। तो दोस्तों बालक की प्रथम पाठशाला क्या हुई? तो उसका उत्तर होगा परिवार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो दोस्तों हिंदी का संबंध देवनागरी लिपि से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए। तो दोस्तों जब शिक्षक हिंदी शिक्षण कार्य कराता है तो सस्वर वाचन में भी कराना चाहिए और मौन वाचन में भी कराना चाहिए। ओके दोस्तों, जो आपका सस्वर वाचन है ये बोलकर किया जाता है और जो मौन वाचन है ये चुपचाप पढ़ा जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पद शिक्षण में आवश्यक है। तो दोस्तों आपके पद शिक्षण में सस्वर वाचन आवश्यक है। दोस्तों पद के अंतर्गत आपका आ जाएगा, जैसे दोहा हो गया, काव्य हो गया, रोला, चौपाई, ये सब आपके पद के अंतर्गत आते हैं। ओके, और पद शिक्षण में आवश्यक क्या है? तो दोस्तों पद शिक्षण में आपका सस्वर वाचन होता है, अर्थात बोलकर पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर के बालक के लिए शिक्षण आवश्यक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका सस्वर वाचन। दोस्तों जो सस्वर वाचन होता है ये प्राथमिक स्तर पर ज़्यादातर उपयोगी होता है, ये उच्च कक्षाओं में नहीं कराया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा। तो दोस्तों आत्म उपसर्ग लगाने से आत्मसम्मान बनेगा और आत्म साक्षात्कार। ओके, तो दोस्तों परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा कराना चाहिए। तो दोस्तों जो गद्य होता है इसके अंतर्गत आपका जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, जीवनी होगी, आत्मकथा, ये सब आपके गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा है कि गद्य पाठों के शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन के द्वारा होना चाहिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका मौन वाचन के द्वारा। ओके दोस्तों, मौन वाचन जो होता है ये आपका चुपचाप होता है और इसमें कक्षा का जो वातावरण होता है वो शांत रहता है और इसमें बालक अधिक सीखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा की इकाई है। तो दोस्तों भाषा की इकाई ध्वनि होती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो आपकी बोलकर होती है, तो इसमें दोस्तों मौन वाचन नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ड हैं। तो दोस्तों आपके हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 56 वर्ड हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका अमर का विलोम है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नश्वर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्णों का निर्माण होता है, तो दोस्तों वर्णों का निर्माण स्वरों से तथा व्यंजनों से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग और अंग वर्ग। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो दोस्तों वर्णमाला में आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। ओके, तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया गया कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो 4 व्यंजन होते हैं, स, स, श और ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, तो दोस्तों वर्णमाला में आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ओके, तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्णमाला में यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। ओके, दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भी है, तो दोस्तों भी आपका निपात है। दोस्तों निपात क्या होता है, तो निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव को प्रकट करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों जो निपात होता है ये 9 प्रकार का होता है, जैसे आपका तो हो गया, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, हाँ, जी। दोस्तों ये सब आपके निपात के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।